मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में थर्ड लेसन नाजीवाद और हिटलर का उदय का जो रिमेन पार्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिटलर का उदय। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। उसने अपना गुजारा करने के लिए बेटा स्टार्टिंग में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में वो भर्ती हो गया था और उसने संदेशवाहक का काम किया। बाद में उसने बहुत ही बहादुरी से काम किया तो उसको कारपोरल बना दिया गया और बहुत सारे उसको मेडल भी मिले। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया तो उससे वो बहुत ही विचलित हुआ, उसको हिलाकर रख दिया इस हार में। और जब 1918 के बाद जो वर्साई 18 में जो 1918 में जो वर्साई की संधि हुई थी और जर्मनी पर बहुत सारे जुर्माने लगा दिए गए थे, उसके कारण तो वो बहुत ही आग बबूला हुआ था और जो जर्मनी का अपमान हुआ था उसने उसका बदला लेने की कसम खाई थी। फिर उसने 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक पार्टी बनाई और धीरे धीरे इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। उसे नेशनल सोशलिस्ट, बाद में उसने उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम रखा था। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने के लिए बर्लिन पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उसकी यह जो मंशा थी यह पूरी नहीं हुई। हिटलर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसको रिहा कर दिया गया। अब बात आती है 1930 के शुरुआती दशकों की। उस दौरान स्टार्टिंग में वो इतना जर्मनी के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान जब 1929 में विश्व महामंदी आई, महामंदी से मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है। 1929 में पूरे विश्व में महामंदी का असर दिखाई देने लगे। बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे और जो मध्यम वर्ग था, मिडल वर्ग था, लाचारी और भुखमरी का डर उसको सताने लगा था। नाजी प्रोपगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। प्रोपगेंडा होता है बेटा कोई भी पार्टी जनमत को प्रभावित करने के लिए एक ख़ास तरह के प्रचार का प्रयोग करती है, पोस्टर, ये सभाएं करना, ये रैली करना, तो उसे हम प्रोपगेंडा कहते हैं। मतलब किस किस तरीके से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस तरह से 1929 में नाजी जर्मन को जर्मन संसद राइक्सटॉग, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है, राइक्सटॉग है, के चुनाव में इस पार्टी को से बहुत ही कम 2.6% वोट मिले। 1932 आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसे 37% वोट मिले। हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा भाषण देता था और लोगों को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। वह नाजी जो पार्टी है, जर्मन समाज, जो नाजी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, वो लोगों को एक सुनहरा भविष्य दिखाकर, नौजवानों को रोजगार देने का सपना या सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देकर उन सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे या अपने खेमे में मिला रहे थे। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। यह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर, प्रदर्शन और अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन, लोगों के परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं भी आकर्षित की। अब बात ये आती है कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने, जो नाजी थे, उन्होंने हिटलर को इतना महान बताया कि लोग उसको मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, मसीहा के रूप में, भगवान का भेजा हुआ दूत है वो, इस रूप में उसकी छवि बनाई और लोग उसको उसी छवि में महसूस करने लगे, देखने लगे। लेकिन जल्द ही उनका यह प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक जो भीषण और आर्थिक राजनीतिक संकट उनको दिखाई देने लगा था। अब बात आती है लोकतंत्र ध्वंस की, क्योंकि 1930-33 तक जर्मनी में वाइमर गणराज्य की सरकार थी, लोकतंत्र ही था। 30 जनवरी 1933 को जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलर बना दिया। चांसलर एक बहुत ही प्रभावशाली पद होता है
जिसमें नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना, उसके ढांचे को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उसने फरवरी में जर्मनी की संसद में रहस्यमय तरीक़ों से आग लगवा दी और इसके बाद भी उसने जो कम्युनिस्ट थे या जो राष्ट्रवादी थे उन सबको अपना निशाना बनाया और जितने भी सरकारी दस्तावेज थे सब जलवा दिए उसने। और इसके बाद भी उसने एक जो अध्यादेश जारी करने की जो था अधिनियम था इनवेलिंग एक्ट, उसको पारित करते हुए पूरी जर्मनी के जो लोगों के जो नागरिक अधिकार थे उनको स्थगित कर दिया। जो नए संगठन, पार्टियां या ट्रेड यूनियन थी उन पर पाबंदी लगा दी। मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। और इस हिसाब से जो नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए मतलब देश को उसने निगरानी के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए। पहले से मौजूद वर्दीधारी पुलिस वाले और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस और सुरक्षा सेवा का भी गठन उसने किया। अब बात आती है हमारी पुनर्निर्माण की, रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी इतना कमज़ोर हो चुका था उसका उसने दोबारा से पुनर्निर्माण करना शुरू किया। उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार को अपना लक्ष्य बनाया। उसने मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन इस परियोजना की देन है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फ़ौरन कामयाबियां नहीं मिली। उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में उसने राइनलैंड पर जो फ्रांस के कब्जे में था दोबारा कब्जा कर लिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे में जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगता था कि देश की नियति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा ना खर्च किया जाए क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा है। लेकिन हिटलर को अभी ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो उसको सलाह दे, तो उसने उसको पद से हटा दिया और सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो चुका था और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली, जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप में ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मन का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने अब उसने क्या किया, साम्राज्यवाद की नीति अपना ली और उसने ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इन सब देशों को अपने उसमें मिलाना शुरू कर दिया। उसने अमेरिका से पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा आर्थिक समस्याओं को दोबारा वह नहीं झेलना चाहता था, इसलिए जो उसने फ्रेंच चाइना पर भी कब्जा कर लिया। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। अब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। मई 1945 में अमेरिका परमाणु बम गिरने के साथ ख़त्म हो गया। अब आता है नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, यानी कि जो नाजी लोग थे वो अन्य जो भी नस्लें थी, जनजातियाँ थी, उन सब के बारे में वो लोग क्या सोचते थे। नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजी विचारधारा हिटलर के दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे।
मतलब अब उसने जो भी नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं वो सबसे ऊपर हैं। बाकी की जो नस्ल्स हैं, चाहे वो जिप्सी थे, यहूदी थे, या कोई भी और जो भी नस्ल के या जनजाति के लोग थे, या जो नॉर्डिक जर्मन ही थे लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग थे, वो उनको अवांछित मानते थे। वो कहते थे ऐसे लोगों की धरती पर या जर्मनी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ नॉर्डिक जर्मन जो आर्य थे उनको ही श्रेष्ठ मानते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए साम्राज्यवाद की नीति अपनाना चाहते थे ताकि उस एरिया में उन सब लोगों को बसाया जा सके। फिर बात आती है नस्लवादी राज्य की स्थापना। जो हिटलर था वो एक ऐसा राज्य चाहता था जिसमें अन्य जो भी अवांछित नस्ल के लोग हैं, जैसे जिप्सी हैं या यहूदी हैं, इन तरह के जो भी लोग हैं वो उसमें ना रहें। तो उसने, और जो भी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसने इन ऐसे लोगों को मारने के लिए एक बृहद स्तर पर अभियान चलाए। उसने कंसंट्रेशन कैंप बनाए जिसमें जहरीली गैस छोड़कर हज़ारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। उसने बहुत ही भयंकर तरीके अपनाए अन्य जाति जनजाति के लोगों को ख़त्म करने का। नस्ली कल्पना लोक होता है एक ऐसा समाज जिसका साकार होना संभव ना हो, यानी कि जिसकी इमेजिनेशन हम सिर्फ इमेजिनेशन में ही कर सकते हैं, वो होता है कल्पना लोक। युद्ध के साय में नाजी कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही हिस्से के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह क्योंकि पोलैंड भी तो तब जब प्रथम विश्व युद्ध में जीता था तो उसने भी जर्मनी से बहुत सारी चीज़ें छीनी थी। तो पोलैंड को क्या माना गया, अब उसने पोलैंड के जो ज़्यादातर हिस्से थे उसको जर्मनी में मिला दिया। पोलैंड के लोग अपना घर माल जान सब छोड़कर भागने लगे। जर्मनी के लोगों को वहाँ लाकर बसाया जाने लगा। पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक किसी इलाके में लाकर रखा जाता था। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हिटलर ने उनको मारा था। ऐसी गाड़ियों में, बंद गाड़ियों में वो भर कर आते थे और पूरे चैम्बर में उनको हज़ारों सैकड़ों लोगों को छोड़ दिया जाता था और वो लोग मर जाते थे। ठीक है, अब बात आती है नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। यानी कि जो जर्मनी में जब नाजियों का शासन था तो युवाओं को जो हिटलर है वो देश की असली ताकत मानता था। वो जो नॉर्डिक यानी कि जो नाजी जर्मनी के जो नॉर्डिक जो लोग थे उनको वो श्रेष्ठ मानता था, और जो भी युवा थे उनको वो अपने वश में कर उनके लिए उसने अलाउड कर दिया कि वो फिज़िकली फिट हों, वो सेना में ज़रूर नौकरी करें, उसके बाद उनको वो मिलता था। और जो उसने शिक्षा प्रक्रिया को भी उसमें भी चेंज किया, नए विषय चलाए जिसमें सिर्फ नाजियों की श्रेष्ठता और बाकियों को इन्फीरियर बताया जाता था। उनके प्रति घृणा और नफ़रत का भाव पैदा हो ताकि बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से ही ऐसे बीज डाल दिए जाएं कि बस नॉर्डिक जो जर्मन आर्य हैं वो श्रेष्ठ हैं, बाकी सब बेकार हैं और उनको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, फिर आती है मातृत्व की नाजी सोच। जो हिटलर था वो माँ को एक बहुत ही बड़ा वो मानता था कि किसी भी देश का जो आधार है वो माँ होती है। औरत जो है वो बच्चे को जन्म देकर उसको शुद्ध विचार देकर एक अच्छे उसके अंदर गुणों का विकास कर सकती है। हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। सारी माताओं को एक साथ ही एक जैसा बर्ताव नहीं होता। जो औरतें नस्ली और अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्य के बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम मिलता था। बाद में उसने ऐसी व्यवस्था भी कर दी थी कि जो नॉर्डिक जर्मन के 6 बच्चों को जन्म देगी उसे चांदी का मेडल
जो 8 को देगी उसे सोने का मेडल, इस तरह से उनको दिया जाता था। और जो इसका उल्लंघन करती थी या जो ज्यूज़ या किसी अदर कास्ट में शादी कर लेती थी या उनका नॉर्डिक जर्मन के बच्चे पैदा, ज्यूज़ के जो बच्चे पैदा करती थी, तो उन्हें क्या किया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी, उन्हें मार दिया जाता था। आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कवर कर लेंगे।